Hello, welcome to the weekend. Today we will start our second chapter of Geography Diverse Natural Resources of the World of Class 8th. First of all, we will see the key aspects or main points of this chapter, what we will discuss in the further or later part of this chapter. First is natural resources, in which we will discuss land, water, and forest, land use pattern in Indian and the world, soil, its types and layers, soil conservation, water, its distribution, scarcity and conservation, natural vegetation, depletion and conservation. Okay. First is, what are natural resources? As we already डिस्कस इन चैप्टर फर्स्ट के नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका बाइफिकेशन हम देख चुके हैं कि कैसे बायोटिक नेचुरल पोटेंशियल और जो भी इसके टाइप्स थे. अब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जिस पे कि ह्यूमन लाइफ डिपेंड करती है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें उसके नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हाथ होता है. इस चीज़ को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Let's start the chapter. Natural resources are crucial for the economic development of a region or a country. Distribution of resources throughout the world is highly uneven. Even the distribution of land, water, and air varies from place to place on earth. The concentration of people in the world is determined by the nature of land, climate, soil, water, and other natural resources. Every part of the earth is not conducive for human settlement. मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वाटर है, लैंड है, सॉइल है, कोई से भी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी अनइवन. कहीं कुछ ज़्यादा है तो कहीं पहाड़ी पहाड़ हैं, कहीं प्लेन ही प्लेन्स हैं, कहीं किसी तरह का पानी है, कहीं किसी तरह की मिट्टी है जिसको एक ही तरह के लिए सूट करती है. तो मतलब जगह जगह नेचर ने जो डाइवर्सिटी दिखाई है उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हर जगह कंड्यूसिव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, नॉट कंड्यूसिव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट मतलब सूटेबल होना. हर जगह जो है इंसान के रहने लायक नहीं है. इंसान को रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. तो जहाँ पर थोड़ी थोड़ी उसमें क्वांटिटी में भी हो अवेलेबल तो वहाँ इंसान सरवाइव कर सकता है. इसका ही मतलब ये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लैंड. Land is the, of course, most important resource because we humans lives on that. और डे टू डे लाइफ्स जो नीड होती है ह्यूमंस की, वो सब कहाँ से पूरी होती है? लैंड पर रहकर ही पूरी होती है. लैंड के बहुत सारे लैंड यूज पैटर्न में जैसे कि हम देखेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं. लैंड को जैसे प्लेन लैंड होता है वही ह्यूमंस के लिए रहने लायक होता है. पहाड़ बने हुए हैं या चट्टाने हैं या स्लोप वाला लैंड है तो वहाँ पे इंसान लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल होता है. नहीं मिलती आपको इतनी जो है डेंसिटी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा. कोई कोई लोग रहते भी हैं लेकिन ज़्यादातर तो नहीं रह पाते हैं ऐसी जगह पे. पॉपुलेशन होती है वो प्लेन लैंड्स पे होती है. कई हमारे लैंड्स के जो यूज़ हैं वो हम देखेंगे अभी. इसी लैंड यूज़ पैटर्न में पहले लैंड को देख लेते हैं. लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमंस as he lives on it and all his needs are fulfilled from the land. A glance at the globe reveals that land covers only 29% of the earth's surface and 71% is covered by water bodies. Land area supports 6 billion people of the world, but its distribution is highly uneven. Land consists of different landforms like mountains, plateaus, and plains. Generally, plains and fertile river valleys support a larger number of people as it is suitable for farming. In contrast, rugged mountains, thick forests, sandy deserts, snow-covered areas, and low-lying areas have sparse population due to tough and unfavorable conditions as well as topography. 90% of the world's total human population inhabit in just 30% of the world's land area. The rest of the area is either sparsely populated or uninhabited. Means ऑल ओवर जो एरिया है अपने अर्थ का, सिर्फ उसका 29% जो है
वो अर्थ सरफेस है, यानी कि जहाँ पर ज़मीन है, जो हार्ड पोर्शन है। बाकी 71% जो एरिया है वो किससे कवर्ड है? कवर्ड बाय वाटर बॉडीज़, यानी कि आप जानते ही हैं पानी पानी है चारों तरफ। सिर्फ 29% जो एरिया है वो अर्थ सरफेस है, ज़मीन का हिस्सा है। और ज़मीन के हिस्से में भी कई तरीके से वो मैंने बताया ही आपको इंट्रोडक्शन में कि जो नेचुरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कहीं पे माउंटेन ज़्यादा, कहीं पे प्लेटूज हैं, कहीं पे प्लेन्स है। और ह्यूमन के रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो जगह है वो तो भाई कोई प्लेन्स है या रिवर या वैलीज के जो साइड्स के फर्टाइल एरिया होते हैं, ताकि जो फार्मिंग कर सके अपने डेली लाइफ की यूज़ के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको वो यूज़ कर सके उस ज़मीन को, लैंड को। इसलिए ये इसको सूटेबल माना जाता है ह्यूमंस के लिए। और कुछ ऐसी जगह है जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, जहाँ पे जो है सनलाइट पहुँचती ही नहीं नीचे तक। सैंडी डेजर्ट, मतलब दूर दूर तक रेगिस्तान है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि रहना बहुत मुश्किल है। या इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही कि वहाँ कई कई फिट जो है बर्फ़ है, तो वहाँ कैसे रहेंगे लोग? और मैंने बताया कि कुछ लोग रहते भी कुछ एक रीज़न से, तो बहुत कम वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो वर्ल्ड की 90% जो पॉपुलेशन है वो किस एरिया में रह रही है? ओनली 30% एरिया में। बाकी जो एरिया है वो क्या है? या तो बहुत कम पॉपुलेशन है या फिर जो है ही नहीं वहाँ पे, बिल्कुल वो तो खाली पड़े हैं। ठीक है। Second is land use pattern. What is land use pattern? Land use pattern means how we use the land. ये इस टर्म का मतलब हुआ कि हम ज़मीन को कैसे यूज़ करते हैं। Of course there are many uses in our daily life, like we need land for agriculture, for forest, for construction of house buildings, for mining, construction, roads and railways. बहुत सारे यूज़ हैं इसके। ये सारी चीज़ों में लैंड यूज़ पैटर्न, ये सारी चीज़ें आएंगी। लैंड हैज़ वेरिड यूजेज। जनरली द लैंड इज़ यूज्ड बाय मैन फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, grasslands, mining, construction of roads and railways, etc., and is termed as land use pattern. The land use pattern depends on physical factors like relief of the land, climate, slope of the land and soil. यानी कि जो फिजिकल फैक्टर है किसके? लैंड के, वो डिपेंड करते हैं इस लैंड यूज़ के प्रोपोर्शन पे। कि अगर अच्छा लैंड, ऑफ कोर्स रिवर्स है, रिवर कोई वैली साइड है, फर्टाइल है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, है ना। और उस चीज़ का यूज़ ऐसे होगा। अब पहाड़ों पे तो कोई जाकर रेलवे ट्रैक नहीं बना सकता ना, या सैंडी एरिया में जाकर आप एयरपोर्ट का कोई वो तो नहीं बना सकते। तो जो लैंड है, प्लेन लैंड है, वही यूज़ होंगी इस सब के लिए, तो पॉपुलेशन भी वही रहेगी और उनकी फैसिलिटी के लिए जो चीज़ें हैं वो भी वही बनेंगी। And in other hand, some human things also affect the land use pattern, like some human factors, population density, needs and aspirations of the people, development of the technology and cost also influence the land use pattern in the an area. मीन्स कहीं किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कोई डेवलप्ड एरिया है, कोई डेवलपिंग एरिया है, किसी की तो डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल कट हैं जो लोग, वहाँ पे कैसा लैंड यूज़ पैटर्न होगा आप सोच सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है, कॉस्ट ऑफ कोर्स, अपन कहते हैं ना कि कहीं भाई पॉश इलाका है, यहाँ पर मकान महंगे मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है उस लैंड यूज़ पैटर्न को इफेक्ट करती हैं। The growing population has created an ever-increasing demand of land for agriculture, housing, industries, transport, etc. The land cannot be increased with the increase in population. This has resulted in encroachment of common land to construct shopping complexes, houses, etc. in urban areas, and the agricultural land in rural areas. Human activities like deforestation and overgrazing, mining, and construction are responsible for degradation of land, leading to soil erosion, desertification, landslides, etc. इनमें हमको क्या एक्सप्लेन किया है बेटा
कि जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑफ कोर्स उसके साथ लैंड तो नहीं बढ़ सकता ना, वो तो जितना है उतना ही रहेगा, हमको उसी में काम चलाना पड़ेगा या फिर हमको पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, हाउसिंग के लिए लैंड चाहिए, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो सके सामान की, उतना ही हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये सब चीज़ जैसे जैसे बढ़ेगी तो मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ ये सब नहीं बढ़ सकता है, हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा किसी पॉपुलेशन को, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं बहुत सालों से इसके ऊपर कई तरह की समिट और कॉन्फ्रेंस और जिसे कहें सम्मेलन हो चुके हैं कि किस तरीके से इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज तो ख़त्म हो रहे और जनसंख्या बढ़ती ही जा रही। तो इसका कोई भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या हम चलो ये ख़त्म हो जाएंगे तो वो यूज़ कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकृति में एक बार जो ख़त्म हो गया वो प्रकृति ही चाहेगी जो दोबारा बनेगा, इंसानों के हाथ में नहीं है कि वो बना ले, ये बात है। हम क्या कर रहे हैं, लैंड को ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, कितना शहरी इलाका बढ़ता ही जा रहा है, गाँवों का एरिया कम होता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस तरीके की हो रही है, जंगलों को हेक्टर के हेक्टर जंगल काटे जा रहे हैं, जानवर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है उनकी भी, ऑफ कोर्स ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको यूज़ करने के लिए एनिमल्स भी चाहिए, कैटल्स भी चाहिए, उनके पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब वो भी भूखे तो रहेंगे नहीं। तो ग्रेजिंग से क्या हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गई, माइनिंग हो रही है तो कोयले के निकाल रहे हैं, कहीं बजरी की खदानें हैं, आप देख रहे हैं माइंस हैं, तो कोटा स्टोन्स हैं, कई मतलब निकाले ही जा रहे हैं, ये खोदे ही जा रहे हैं ज़मीन को, कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, नॉट यूज़ कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और वो चीज़ कभी ना कभी रिवर्स होती है हमारे लिए, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर। तो इससे क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये इसका वो है, और चार्ट में दे रखा है कंपैरेटिव डाटा लैंड यूज पैटर्न। इसमें चाइना, कनाडा, यूएसए, यूके, इंडिया एंड ब्राज़ील सब कंट्री वाइज दे रखा है कि कहाँ पर कितने फॉरेस्ट हैं, कितने अदर यूज़ है, या क्रॉप लैंड मतलब जहाँ पर वो पूरा खेती बाड़ी के लायक या कल्टीवेशन के लायक जो एरिया है, लैंड है, वो कितना है। इंडिया का जो इन्होंने डिटेल में दे रखा है, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री with a dense population. Land is needed to produce food, crops for human beings and raw materials for industries. According to the latest data available, the land use pattern in India is as under. Means net sown area is total 46%. Net sown area means total जितने भी लैंड पर कल्टीवेशन हुआ है साल में एक बार बार नहीं, साल में एक बार जिस एरिया पे कल्टीवेशन हुआ है टोटल, वो नेट सोन एरिया होता है। और एरिया सोन मोर देन वंस, यानी कि कोई फसलें होती हैं, लैंड्स होते हैं जिन पे एक साल में 2 बार फसलें उगाते हैं, एक फसल उगा के काट लेते हैं, दूसरी भी उगा देते हैं, उसे भी काट लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ मोर देन वंस का कि 2 बार ऐसी, कई ऐसे भी लैंड है इतने फर्टाइल हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, उसके ऊपर फसलें ऐसी हैं तो वो साल में 2 बार उसके ऊपर फसलें उग जाती है। तो ऐसा कितना लैंड है, 15%, और एक बार हो पूरे साल में तो वो है 46%। फॉरेस्टेड एरिया ऑफकोर्स 22.5% है, एंड परमानेंट पास्चर्स कल्टिवेबल वेस्टलैंड मीन्स जहाँ पर जो है खेती बाड़ी नहीं हो सके, बंजर भूमि हो गई या किसी भी रीज़न से मतलब ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, वो वेस्टलैंड है जो 6.5% है। एंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन मीन्स वहाँ पर के जो सर्कमस्टेंसेज हैं या जो उसके कहते हैं कि पानी नहीं है या ज़मीन उपजाऊ फर्टाइल नहीं है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का वो नहीं, यहाँ पे ह्यूमंस नहीं रहते हैं, कौन करेगा कल्टीवेशन। तो ये सब चीज़ें जो रीज़न बनाती हैं कि कुछ लैंड जो है वेस्ट लैंड हो जाते हैं या कुछ जो है अनयूज रह जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें ऐसे यूज़ हो रही है तो व्हाट वी नीड टू कंजर्वेट इट,
है ना। और इसके लिए हमें क्या क्या प्लानिंग्स करनी चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज़ यूज़ करनी चाहिए, इसको जो है गवर्नमेंट और पब्लिक को अपने लेवल पे भी सोचना चाहिए। लाइक प्रॉपर लैंड यूज़ प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम utilization of land, planting of trees, controlling deforestation and overgrazing, reclamation of land, less use of fertilizers and insecticides, proper discharge of industrial influents after treatment, and proper management of wastelands are some of the measures of conservation of land। कि आप लैंड को बचाने के लिए क्या करें, तो फर्स्ट ऑफ ये है कि आप डिफॉरेस्टेशन करें, मतलब कंट्रोल करें डिफॉरेस्टेशन को, पेड़ उगाएं, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पेड़ उगाएं, पेड़ों की जो इतनी ज़्यादा ओवर कटिंग हो रही है उसको कंट्रोल करें, और जितने ज़्यादा हो सके पेड़ उगाएं। जानवरों के लिए कुछ और आप इंतज़ाम करें, इतनी ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग जो हो रही है उससे भी लैंड जो है ख़राब हो रहा है, तो इसको रोकें, है ना। फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से उस लैंड की फर्टिलिटी कम होती है, क्योंकि ये क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी जो फसलें हैं जल्दी बड़ी हो जाएं, तो हमारी ज़्यादा फसलें उग जाएंगी, हमारी ज़्यादा कमाई होगी। उस चक्कर में ये पूरे लैंड का डिग्रेडेशन कर देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि इतने आप फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करेंगे। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल या जो भी निकलता है वेस्ट थिंग्स, उसका क्या है प्रॉपर मैनेजमेंट करिए कि वो कहाँ जाना चाहिए। अब ज़मीन में फेंक कहीं भी फेंक रहे हो आप तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, पानी में फेंक रहे हो तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो इसका कोई ना कोई मैनेजमेंट होना चाहिए क्योंकि और या फिर वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड में आप कैसे बंजर भूमि को वापस यूज़ कर सकते हो, या उस चीज़ को कौन सी फसल में यूज़ किया जा सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड साइंटिस्ट भी होते हैं इस फील्ड में, वो क्या नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, उसको यूज़ करना चाहिए टू स्टॉप लैंड डिग्रेडेशन। ओके, नेक्स्ट जो अपना रिसोर्स है दैट इज सॉइल। सॉइल इज डिफाइंड एज द लूज material consisting of organic and inorganic substances covering the topmost layer of the earth. Soil is an important and primary resource as we obtain everything directly or indirectly from it. Of course, soil जो है most important है। Land और soil में आप फ़र्क जानते ही हैं। Land which we see or at the surface of around us, everything is on the land। हम देख ही रहे हैं जो लैंड क्या है, जो हमें आसपास ज़मीन दिखाई दे रही, दैट इज़ लैंड। सॉइल जिससे लैंड बना हुआ है, सॉइल जो लेयर्स में हमारे सामने मौजूद है, अभी हम पढ़ेंगे उसको सॉइल हॉरिजन्स में। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सॉइल ही हुआ ना, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारे डेली यूजेस की चीज़ें हैं हम सॉइल पे डिपेंड करते हैं। तो इट इज़ indispensable as it provides the medium for plant growth and soil provides food, shelter, clothing etc. Of course जो ये हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो खाली लैंड पे तो हो नहीं रहा है। आज अपन सोचें मार्बल पे अपन कर सकते हैं, कोटा स्टोन पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, नो, वी नीड लैंड एंड लैंड ऑफ सॉइल। सॉइल में ही ये सारी चीज़ें पावर होती हैं कि वो प्लांटेशन को ग्रो करने के लिए, मतलब जो भी उनके चाहिए एटमॉस्फेयर वो सब देते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द weathering ऑफ रॉक्स विच टेक्स प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हेंस soil formation is a slow process. Soil formation take place in different layers, namely topsoil, subsoil, partly weathered rock and parent rock or bedrock. जो है मिट्टी है, सॉइल है, उसको बनने में मिलियन मतलब हज़ारों करोड़ों साल लगते हैं। और ये जो रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग मतलब अपक्षय उनके टूटने से, मिक्स होने से ये चीज़ बनती है, और अलग अलग तरह की होती है। अभी हम डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स में पढ़ेंगे कि ब्लैक सॉइल्स होती है, एलुवियल होती है, रेड होती है, येलो होती है, और कौन सी सॉइल जो है कौन से कल्टीवेशन के लिए गुड होती है, कौन सी क्रॉप के लिए गुड रहती है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी तो सॉइल बनती कैसे, उसके फॉर्मेशन के बारे में देख रहे हैं। और सॉइल बनती है तो लेयर वाइज बनती है,
ऐसा नहीं होता है पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी होती है, ऐसा नहीं होता है। जो टॉप सॉइल होती है, सब सॉइल होती है, पार्टली विदर्ड रॉक होते हैं और पेरेंट रॉक होते हैं, ठीक है। The topsoil is rich in humus and supports all types of vegetation. Subsoil consists of sand, silt, clay, and holds moisture. Soil formation depends upon several factors like the nature of parent rock, the topography, the climate, types of vegetation, animals, and time. Parent rock determines the color, the texture and mineral composition. यानी कि जब किसी भी लैंड के हमें देखना है कि इसमें कितनी फर्टाइल की पावर है, इस लैंड की जो सॉइल है उसका कलर क्या है, टेक्सचर कैसा है, महीन है, मोटी है, कंकर वाली है, थोड़े थोड़े दाने हैं वाली है, कैसा कंपोजिशन, जैसे बजरी का अलग शेप होता है, बालू रेत होती है बिल्कुल महीन अलग होती है, भूरी मिट्टी अलग होती है, काली मिट्टी जो होती है उसका टेक्सचर अलग होता है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, किसके उससे हम देखते हैं, पेरेंट रॉक की वजह से। और जो टॉप सॉइल होती है उसमें जो है सब तरह की वो प्लांट्स को मतलब उनकी लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें टॉप सॉइल में मौजूद होती, जैसे कि आपको पता ही है वेजिटेशन वगैरह में जो भी पानी चाहिए, ऑक्सीजन का वो चाहिए, वो सब टॉप सॉइल में होता है। और सब सॉइल में क्या क्या होता है, ऑफ कोर्स सैंड, स्लिट, क्ले एंड होल्ड्स मॉइस्चर। मॉइस्चर को जो हम पानी डालते हैं, यानी कि वो हम कहते हैं ना पेड़ में पानी डाल रहे हैं, तो वो पानी कहाँ पर सेव है, टॉप सॉइल में नहीं हो रहा है, वो सब सॉइल में हो रहा है, ठीक है। एंड सॉइल हॉरिजन्स, soil horizons में soil is formed of different layers or horizons, as we discussed about it. And soil profile refers to different layers of soil. There are 4 distinct layers of soil in formation. They are topsoil, subsoil, partly withered rock or substratum, and bedrock or parent rock. Okay, topsoil, it refers to the uppermost layer of the soil formation, which is rich in humus and minerals. It is the medium that supports all type of plant life. It consists of sand, silt and clay. As we discussed कि टॉप सॉइल में क्या होता है, सारे प्लांट्स के फर्टिलाइजेशन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें एटमॉस्फेयर चाहिए वो सब टॉप सॉइल में होता है। सब सॉइल में जो है कि इसके लिए मॉइस्चर जो है वो इसमें इकट्ठा रहता है, जो टॉप सॉइल से होकर ही जाता है ऑफ कोर्स उसमें। उसके अलावा इसमें क्ले और सम न्यूट्रिशंस जो हैं वो भी इसी में रहते हैं। जो पेड़ पौधों को भी तो खाना चाहिए ना, तो वो जो उनके लिए न्यूट्रिशन चाहिए दैट इज़ रिमेन इन सब सॉइल। और पार्टली वेदर रॉक और substratum lies below the subsoil. Bedrock or parent rock form the bottom मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ऑफकोर्स सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो बेड रॉक कहते हैं या पेरेंट रॉक कहते हैं उसे, ठीक है। उसी में मैंने आपको बताया है कि उसमें टेक्सचर है, कलर है, उसकी जो भी उसमें मिनरल्स होते हैं वो सब कुछ कौन कंसिस्ट करता है, दैट इज़ बेड रॉक और पेरेंट रॉक। इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड लेयर ऑफ अनविदर्ड रॉक। ओके, नाउ द सॉइल टाइप्स। Of course, there are different types of soil. The soil are classified on the basis of color, texture, fertility, mineral content, etc. In India, there are 6 types of soils, which alluvial soil, black soil, red soil, yellow soil, laterite soil, desert soil, and mountain soil. Okay. First of all, alluvial soil. What is alluvial soil? Alluvial soil are formed by the deposition of sediments brought down by rivers. जो नदियों के साथ बहा कर लाई गई मिट्टी होती है उससे बनती है ये सॉइल। कौन सी? एलुवियल सॉइल। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वैसे क्या उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, मतलब फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है एलुवियल सॉइल। दे आर वेरी फर्टाइल। इनफैक्ट द एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स वर्ल्ड में जहाँ जहाँ नदियों के साथ बहाकर जो मिट्टी आती है, फिर आगे पानी सूख जाता है, जो पीछे लैंड बनते हैं
वो मिट्टी जो होती है वो एलुवियल सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. दे आर मेनली कन्फर्म टू द नर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. दे आर क्लासिफाइड एज खादर और यंगर एलुवियम एंड बंगर और ओल्डर एलुवियम. जो नदी के साथ बहाकर नई मिट्टी आई है उसको खादर कहते हैं, और जो पहले ही नदियों के साथ बहाकर आ गई है और जमी हुई है काफ़ी सालों से वहाँ पे इकट्ठी है, दैट इज़ कॉल्ड बांगर, यानी कि ओल्डर एलुवियम. होती है दोनों यही एलुवियल, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कुछ न्यू होती है और कुछ न्यू मतलब यंगर नई बनी हुई, एंड कुछ होती है ओल्डर, तो वो होती है बांगर. ठीक है. And khadar is found along the course of rivers, while bangar is found away from or in the interiors of the river basin. मतलब नदियों के बिल्कुल आसपास, ऑफ कोर्स अभी अभी बहा कर लाई गई है, नई है, यंगर है, खादर है, तो वो रिवर्स के पास पाई जाती हैं, और जो बांगर है उससे नदियों के रास्ते भी बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ. तो जो है इंटीरियर एरिया में रिवर बेसिन के ये इकट्ठी होती हैं और पूरा मतलब प्लेन्स बनाती हैं. जो अपन ने देखा है कि ह्यूमन के रहने के लिए सिचुएशन जो अपन ने डिस्कस करी है कि भाई वैली या रिवर्स के जो साइड्स होते हैं जो फर्टाइल होते हैं वो इसी का ही एग्जाम्पल है. ओके. नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल. Black soil are formed from the weathering of igneous rocks. Igneous जो rocks होती है उसकी weathering से, अपक्षय से, उसके टूटने से जो बनती है वो black soils होती है. इसका कलर ही black होता है. और वो कहाँ मिलती? नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. इन एरिया में जो है ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा मिलती है. और ब्लैक सॉइल किस क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है? दैट इज़ कॉटन. इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं. ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा उसके लिए सूटेबल है. इसके जो कॉटन की क्रॉप है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है ब्लैक सॉइल सूटेबल है. कॉटन ग्रोज बेस्ट इन दिस सॉइल, दैट इज़ वाई दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज अ कॉटन सॉइल. Next is red and yellow soils are derived from the weathering of igneous and metamorphic rocks. They are confined to the southern and eastern parts of the peninsular plateau. They are rich in iron compound. Of course, iron जिस भी सॉइल में ज़्यादा होता है वो रेड या येलो कलर की होती है, और ज़्यादातर किस उसमें मिलती हैं? सदर्न साउथ जो अपना इंडिया है उस तरफ सदर्न एरिया, और कुछ ईस्टर्न पार्ट्स में जो है ये रेड एंड येलो मिलती है. ठीक है. और काय से बनती है? इग्नेशियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उनके अपक्षय से, उनकी वेदरिंग से, उनके टूटने से बनती है. थर्ड इज लेटेराइट सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल. दी सॉइल आर इनफर्टाइल. जो बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है और उसमें मतलब जैसे ऊपर पहाड़ों से बहा के लाए हैं, या हवा के साथ जैसे पहले आंधी चली और फिर तेज़ बारिश आई, तो इस तरीके की से जो मिट्टी बनती वो किसी जगह पे सूख के लैंड बनता है या सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड लेटेराइट सॉइल. लेकिन ये ज़्यादातर इनफर्टाइल होती है, किसी भी तरह की क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं होती. नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल्स. ऑफकोर्स डेजर्ट सॉइल तो बहुत कम यूज़फुल है किसी भी तरह के कल्टीवेशन के लिए, और गुजरात और राजस्थान में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मिलती है. डेजर्ट सॉइल्स आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, थार डेजर्ट एंड गुजरात. दे lack moisture and humus and rare less fertile. Irrigation facility can make the soil fertile to the some extent. Means ये जो इसके अंदर मॉइस्चर की बहुत कमी होती है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी की, तो कि किसी भी उसके लिए कल्टीवेशन के लिए क्रॉप्स के लिए ठीक नहीं है. लेकिन अगर कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ की सॉइल ऐसी है कि अगर हम थोड़ा सा अच्छा इरिगेशन, सिंचाई की अच्छी जो है मैनेजमेंट हो सके तो उस जगह को यूज़ किया जा सकता है. जैसे मैंने बताया ना, फ्री लैंड या वेस्ट लैंड होता है तो उसको कुछ टेक्निक्स या
पॉलिसीज या कुछ स्कीम्स लगाकर उसको टैक्टिक्स यूज करके उसको यूजफुल बनाया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज माउंटेनियस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड ऑन द हिल स्लोप्स विद फॉरेस्ट वेजिटेशन. This soil is formed due to the decaying of the organic matter. This soil is rich in humus but less fertile. ये जो माउंटेन्स पहाड़ों से बहकर आई हुई ऑफकोर्स हिमालय के जो रीजन है वहाँ पर इस तरह की मिट्टी ज़्यादा मिलती है और ये भी जो है फर्टिलिटी में लेस होती है, इसमें ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है. पहाड़ों पे जो खेती होती है लाइक असम वगैरह में जो आपने सुना होगा कि जो खेती होती है टेरेस फार्मिंग होती है टी के, उन सब में तो ये थोड़ा बहुत चल जाता है और ज़्यादातर यहाँ पर घने जंगल होते हैं. उसकी क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए इतना यूज़फुल नहीं है ये सॉइल. ठीक है. नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन. ऑफकोर्स हमने जब सॉइल्स की सारी क्वालिटीज़ पढ़ रही हैं तो वी विल डिस्कस हाउ द सॉइल इज इरोज्ड एंड हाउ वी कैन कंजर्व देम. इरोजन इज कैसे उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कैसे मिट्टी जो है खराब हो रही है. ऑफकोर्स देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज नेचुरल एंड सेकंड इज ह्यूमन फैक्टर्स. नेचुरल फैक्टर्स में हो सकता है कि जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उसके साथ मतलब the wind take away the soil with itself. हवा के साथ मिट्टी इधर से उधर उड़ रही है तो एक जगह पर रुक नहीं रही है तो किस तरीके से उसका कल्टीवेशन में यूज़ हो या कैसे भी यूज़ हो तो पॉसिबल नहीं है. बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है उसके साथ मिट्टी बह के जा रही है तो दैट आर द नेचुरल कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन. और ह्यूमन फैक्टर्स में तो देर आर सो मैनी रीजन्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. वही सब यूज हैं जो लैंड में थे तो वही चीज़ सॉइल को भी खराब कर रही है. ठीक है. लेट्स रीड इट. Erosion and depletion of the soil are the two major problems associated with the soil resources. There are many natural factors like work of running water and wind which results in degradation of the soil. Human factors like deforestation, overgrazing, mining, construction, urbanization, excessive use of fertilizers and pesticides have resulted in the degradation of the soil on a large scale. Soil is the most important natural resource for man as he is directly or indirectly dependent on it. Soil needs to be conserved. For sustained productivity of food grains, we need to protect the soil from extensive erosion as the formation of soil is a slow process. If I ask you why soil conservation is so important, because to make soil the process is very slow. It takes million or billion years to form a soil formation. soil लेयर्स जो है ये बनने में हज़ारों लाखों करोड़ों साल लगते हैं. इसलिए हमको इसका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड हैं अपनी डेली टू डेली लाइफ की यूज़ के लिए. What are the methods of soil conservation? First is afforestation. Of course, deforestation को रोकने के लिए afforestation, जितने पेड़ कटिंग हो रहे हैं उनको रोको और जितने ज़्यादा से ज़्यादा we can plant the trees. So we moved on this path because we want forest for our life, for saving our earth. Planting of trees on wastelands and denuded lands is helpful in the preservation of the topsoil. जो है जितने ज़्यादा पेड़ उगाएंगे तो हमारे लैंड के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है. सेकेंड इज़ कॉन्टोर प्लगिंग, मतलब कल्टीवेशन जो है कॉन्टोर लाइंस में करना, मतलब ऊपर नीचे नहीं करना. स्लोप, इससे क्या होता है उसमें मिट्टी बहकर जाती है. अगर पानी ज़ोर से आ जाए या हवा से चले तो मिट्टी उड़ के चली जाती है. जबकि कॉन्टोर प्लगिंग होती है तो उसमें मिट्टी का जो क्या होता है अगर बह के भी आ रही है, आपने यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरीके से उन्होंने कॉन्टोर प्लगिंग जो है लेयर्स में कर रखी है.
तो इस तरीके से उड़ के भी नहीं जाएगी और पानी से भी उसका इतना एकदम से बहाव नहीं होगा। जैसे सपोज किसी जगह पे बहुत तेज बहता हुआ पानी आ रहा हो, सारी मिट्टी को बहा के ले गया, और अगर कॉन्टोर प्लगिंग की हुई है तो कहीं तो वो उसको स्टॉपेज मिलेगा, उसका प्रेशर कम होगा, तो मिट्टी वापस जमा होएगी। ये फायदा होता है कॉन्टोर प्लगिंग का। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। एक ये भी बहुत अच्छा मेथड है टेरेस फार्मिंग, यानी कि जो हिल्स के जो स्लोप्स होते हैं उनको थोड़ा सा कट डाउन करके, या उस पे जो कल्टीवेशन होता है उसको स्टेप बाय स्टेप होता है, उसमें मतलब जो वाटर का फ्लो है, रनिंग वाटर है, उसका फ्लो कम हो जाता है, और उससे जो टॉप सॉइल का कंजर्वेशन करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है अदा करती, मिट्टी को वहीं रोकने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती, इससे इरोजन नहीं होता है। ये जो है कल्टीवेशन के डिफरेंट जो मेथड है, प्रोसेस है, उनको यूज़ करके वी कैन conserve the soil. Next is crop rotation. Of course, successive rotation of crops in agricultural lands will help in the protection of soil. For example, leguminous crops are grown in rotation with other crops to retain the fertility of the soil. Of course, ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी लैंड पर एक ही एक जो है क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उससे लैंड का जो फर्टिलिटी भी कम होती है और क्रॉप की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो क्रॉप रोटेशन मीन्स उसी लैंड पर बदल बदल कर खेती करनी चाहिए। जैसे कभी गेहूँ उगा दिया तो कभी बाजरा उगा दिया, कभी दूसरे जो क्रॉप्स है, दालें हैं, ग्रेन्स हैं, सब्जियां हैं, कभी कुछ बदल बदल के करते हैं तो ज़मीन की भी, लैंड की जो है, सॉइल की है, फर्टिलिटी बढ़ती है। Next is construction of shelter belts. Along the coastal regions and arid regions, growing of trees in rows will restrict the force of wind and protect the soil. यानी कि कोस्टल एरिया जो है अपना समुद्र के आसपास का एरिया, या एरिड जो रेगिस्तान डेजर्ट एरिया है, उसमें जो है एक कंटिन्यू लाइन में अगर हम ट्रीज उगाते हैं तो वो भी उस चीज़ के फोर्स को कम करते हैं। किसके? वाटर के और विंड के फोर्स को, जो कि हमारे सॉइल इरोजन का बहुत बड़ा जो है रीज़न है। हमारे वेस्ट इंडिया में जो राजस्थान वगैरह में तो बहुत बड़ा इसका रीज़न है ये विंड, पानी तो नहीं, विंड इसका बहुत बड़ा रीज़न है ड्राई एरिया में, एरिड एरिया में। तो इसका हम क्या इसका कर सकते हैं सोल्यूशन, कि एक पूरी रो में ट्रीज़ को अगर हम ग्रो कर रहे हैं, उनको प्लांट करें, तो उसका कंजर्वेशन हो सकता है। अदर मेथड आर लाइक, देयर आर some example like strip cropping and burning fallow fields, use of chemical fertilizers, plugging of gullies, control of deforestation and overgrazing. Of course, जो फॉरेस्टेशन का मतलब भी वही होता है कि कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कैटल्स वगैरह हैं उनके जो है ग्रेजिंग के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। जो फसलें उगाने के तरीके हैं उनमें तरह तरह की हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनकी जगह अगर हम पेस्टिसाइड्स हैं उनकी जगह हम इस तरीके के जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं वो यूज़ करें, ताकि ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो कम नहीं हो। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब स्ट्रिप्स में जो फसलें उगाते हैं तरह तरह की, उसमें तो उससे भी जो है सॉइल इरोजन रुकता है। द ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ओके, hope you have understand and you have get all the points. Goodbye, have a nice